नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। बिहार बिहान देखने वाले सभी दर्शकों का मैं रचना सिंह तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं पुष्पिता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिहार बिहान में। तो पुष्पिता, आपको सैटरडे के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सैटरडे है आज और हैप्पी सैटरडे बाय द वे। तो सैटरडे के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सैटरडे के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब सैटरडे आने वाली रहती है, फ्राइडे के रात में ये लगता है कि सैटरडे आ रही, ओह हमारी छुट्टी होगी। बहुत अच्छा लगता है उस दिन कि मैं फ्री रहूँगी, 2 दिन सैटरडे संडे एंजॉय करूँगी। बिल्कुल। लेकिन ऑफिस वाले लोग के लिए तो सैटरडे नहीं होता है इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो लोग तो ऑफिस जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे मेरे लिए तो संडे। बट सही है, हम लोग के लिए सैटरडे एक बहुत इंजॉइनिंग डे होता है। हाँ जी, वही मैं कहना चाहती हूँ कि सैटरडे जैसे ही आता है तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। लगता है कि बस अब वीकेंड शुरू होने वाला है और एंजॉयमेंट जो है वो शुरू होने वाला है। तो एंटरटेनमेंट लेकर हम पहुंच गए हैं स्टूडियोज़, और बिहार बिहान देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी से मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि भाई, जब दिन की शुरुआत की बात आती है तो दिन की शुरुआत हमेशा हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे विचार से करें। एक अच्छा थॉट जो है वो हमेशा बहुत थॉट प्रोवोकिंग होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दिन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के साथ करें। तो आज का सुविचार देखते हैं। सुंदर है ये सुविचार पुष्पिता, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप संभलना भी नहीं सीखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे ही गिरते संभलते रहना। और इसी के साथ एक अच्छे से विचार के साथ जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर ही चुके हैं तो ये भी आपको बताते चले कि आज है 22 जून, और आप जानते हैं कि भाई साल का के छठे महीने का 22वां दिन है ये, और हर दिन जो है वो इतिहास में कोई ना कोई ख़ास एक जगह रखता ही है। तो देखते हैं कि इतिहास में आज का ख़ास दिन क्या है। जी, तो इतिहास में जो आज का दिन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भाई क्या है आज, क्या ख़ास है। आज 22 जून है 2024। आज से कई साल पहले 22 जून को 2016 में इसरो का आविष्कार हुआ था, जो कि एक साथ 20 सैटेलाइट का आविष्कार किया था। और उसके साथ PSLV C-34 रॉकेट के तहत उन्होंने उसकी निर्माण किया था। विश्व की पहली ये सैटेलाइट होगी कि जो कि हमारे इंडिया में लॉन्च हुई थी। जी जी, बहुत ज़रूरी है जब हम इतिहास के दिन की बात करते हैं तो इसरो के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया था। रूस अमेरिका के बाद भारत वो देश बना, भारत वो शक्ति बन करके उभरा जो उपग्रह के क्षेत्र में इतना कमाल का काम कर गया। तो पुष्पिता, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जब इतिहास की बात हो गई है तो भाई देखते हैं कि खास खबर एक नज़र में क्या कुछ है। तो खास खबर एक नज़र में जो पहली खबर आज हम ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक के मामले जो हैं वो बहुत हो रहे हैं, और भारत में पेपर लीक जो है वो एक ट्रेंड की तरह बन गया है। तो पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी खबर है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि नालंदा में छापे, सॉल्वर गैंग का सदस्य गिरफ्तार। तो प्रश्न पत्र लीक की जांच जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है, और लगातार ये जांच हो रही है। और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, आपको पता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दूसरी खबर क्या है पुष्पिता? दूसरी खबर की ओर चलते हैं। हमारे इंडिया में श्रेयांशी जो है वो कॉमनवेल्थ गेम की पहली चयन है, जो कि ओलंपिक में 2024 में इनकी चयन हुई है। तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है
कि श्रेयसी का चयन हुआ है। और उसके साथ जो आज की तीसरी खबर है उस पर जाते हैं। तो पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2024 की शुरुआत हो रही है आज से ही। तो हमने सोचा कि भाई हम भी आपको बता दें कि आज आप आम महोत्सव में जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, और चूंकि कल संडे है तो आप कल भी जा सकते हैं। तो वहाँ कई सारी आम से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ख़ास खबर एक नज़र में जो है ये सारी चीज़ें थी। और इसके साथ ही हम ये भी बात करना चाहते हैं कि आम की भी, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, आम की सीजन में आम की बात ना हो और आम की जो इतनी सारी वैरायटीज़ है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं वो भी संडे को एक चीट मील के तौर पर आम तो ज़रूर खाते होंगे, है ना? सही बात है। आम तो सबकी एक फेवरेट डिश होती है और फेवरेट ये भी है, फेवरेट फ्रूट है। और उससे जुड़ी जो डिशेस बनती हैं वो तो और भी कमाल और वो तो और भी लाजवाब लगती है। लेकिन जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो ये भी समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि भाई खाना तो ठीक है लेकिन खाने के साथ फिटनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के समय में हम जो हैं वो खा बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। कल ही जब बात हम करें योगा डे की तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कल कई सारे लोगों ने अलग अलग मुद्राओं में योग के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हुए कई सारी फोटोग्राफ्स जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने लगाई है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई फोटोज नहीं लग रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है पुष्पिता कि किसी भी चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप उसका लगातार एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसमें प्रो नहीं हो सकते हैं और तब तक आपको कोई हेल्थ बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, है ना? इसी बात पे रचना एक योग पे वीडियो में दिखाना चाहूँगी जो कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिटनेस मंत्रा में देखते हैं आज क्या कुछ है खास। नमस्कार, मैं पुष्पिता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फिटनेस मंत्रा। और यहाँ मैं मौजूद हूँ पटना के पार्क में। यहाँ पे लोग योग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं फिट रहने के लिए। तो चलिए यहाँ उपस्थित लोगों से बात करते हैं कि फिटनेस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। योगा इसलिए करते हैं कि स्वास्थ्य का हम अपने जीवन में स्वस्थ रहें। और योगा करने से बहुत फायदे हैं। योगा करने से सुबह सुबह हम योगा शुरू करते हैं, योगा करने के बाद दिन भर हम शरीर से फ्री रहते हैं। आजकल तो योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, अब उनको टाइम नहीं मिलता है, तरह तरह का प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस में से के लिए योग बहुत ज़रूरी है, खासकर सुबह में तो बहुत ज़रूरी है घूमना फिरना, क्योंकि फिर टाइम निकालते नहीं हैं लोग अपने लिए, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हमारा ज़रूरी है कि हम पहले कुछ दिन पहले 20 साल पहले गिर गए थे, मेरा कमर में दर्द रहता, तो डॉक्टर बोला कि ज़मीन पर मत बैठिए, ऊपर बैठिए। ऊपर बैठने लगे तो ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, तो हम 5 बजे भोर में हम आते हैं और 7 बजे यहाँ से उठ करके योगा हम बैठ करके योगा हम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक करते हैं। हम आजकल के बच्चे को कहना चाहते हैं कि अभी तो छुट्टी चल रहा है तो बिजी है नहीं, और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को योगा पे बैठाए, योगा सिखाए बचपन से, या नहीं अपने साथ लेके जाए। योगा ऐसा चीज़ है कि पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, न गुस्सा आता है न कुछ गर्मी चढ़ता है। इतना बढ़िया योगा है आज के युग में, जो योगा कर लेगा वो कभी नहीं छोड़ सकता है योगा। इसलिए आजकल के बच्चे के भविष्य के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। योग ही तो हम लोगों के लिए सब कुछ है। अभी आप मेडिसिन में कितना सारा पैसा लोग फूंक देते हैं,
मेडिसिन में कितना सारा पैसा हम लोग फूंक देते हैं, लेकिन योग में कहाँ पैसा लगता है। बच्चे को योग का ट्रेनिंग तभी हम दे पाएंगे जब हम खुद सीखे हुए रहेंगे। खुद सीखेंगे, बच्चे को देंगे। अगर बच्चा बचपन से ही अगर वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है तो आगे चल के वो भी इसका आतन हो जाएगा। तो योग कहावत ही है, करे योग रहे निरोग। तो हम लोगों के लिए योग बहुत ज़रूरी है और हमारे देश का ये एक सिंबल है। जब से मोदी जी आए हैं तब से योग तो एक समझ ही रहे हैं। और हमारे देश के जितने भी टॉप क्लास के कलाकार हैं वो भी अपना CD वीडियो जारी करते हैं जो फ्री में भी अवेलेबल है। तो लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे तो हमें लगता है कि वो सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी और खुद निरोग भी रहेंगे, सामने वाले को निरोग रखेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से बात करके और आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि योगा बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो यहीं से मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। तो फिटनेस मंत्रा में अभी आपने देखा एक ख़ास रिपोर्ट और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ पुष्पिता को कि भाई आप गई हैं अलग अलग पार्क्स में और वहाँ जा कर के आपने लोगों को योग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हमें दिखाया। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपको भी। और बहुत ज़रूरी है योग करना। और वहाँ अगर आप जब पहुँचती हैं क्या कुछ देखती हैं आप? मैं वहाँ पहुँची तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि जो मेल होते हैं वो तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और आजकल के जो जनरेशन है वो लोग जिम जाने की प्रयास करते हैं। बट वहाँ पे मैंने ये देखा कि आज भी बहुत सारे लोग हैं कि जो खुला वातावरण में आके योग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कामकाजी जो औरतें होते हैं वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो बाहर जाके वहाँ पे योग कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम में। जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि बहुत सारी औरतें हैं जो कि योग के बारे में बताया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बार की जो थीम थी योग पे, इंटरनेशनल योग है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट ही थी। तो मैंने ये दिखाना चाहा कि कितनी वुमेन है जो कि योग के लिए एकदम योग करना चाहती हैं, योग करना चाहती है और फिर वो प्रेरित होना चाहती है और लोगों को बताना चाहती है कि आप लोग के लिए भी योग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब योग की बात आ रही है और जब हम कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, वैसे ही पृथ्वी का भी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में आप और हम सांस लेते हैं, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग पर आज हम बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा विश्व, ये जो पूरा हमारी धरती जो है वो गर्म हो रही है। जब धरती की हम बात कर रहे हैं तो धरती को सूर्य से जो है वो लाइट्स मिल जाती हैं और वो गर्माहट मिल जाती है और 16 डिग्री टेम्परेचर जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जो कि हमें वहाँ से पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके का CO2 निकल रहा है अलग अलग जगहों से और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कई सारी समस्याएं जो हो रही हैं, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो आइए ग्लोबल वार्मिंग पे देखते हैं एक रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। ग्लोबल वार्मिंग जो है जो अर्थ का जो है एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है, उसमें जो वृद्धि होती है इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। IPCC रिपोर्ट के अनुसार 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की जो अर्थ का एनुअल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले, मतलब 1800 पहले से जो तापमान था उसके बाद से जो आप देखेंगे पिछले 100 सालों में जो तापमान में वृद्धि हुई है 1.2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो गई। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती पर औसत तापमान का इस तरह तीव्र गति से बढ़ते जाना मुख्य रूप से बढ़ते हुए आधुनिकीकरण का ही परिणाम है, जिसके कारण हमारी धरती बदलाव के दौर से गुजर रही है। जैसे जैसे विकास की रफ्तार बढ़ी है, इकोसिस्टम की स्थिति काफी हद तक खराब हो गई है। पिछले कुछ दशकों में धरती का तापमान लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है। यह रिकॉर्ड तोड़ तापमान न ही हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है, बल्कि हमारी प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ रही है। जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा एयरोसोल जो होते हैं, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, इनकी जो मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सूर्य की जो किरणें आती हैं एटमॉस्फेयर में, वो जो है एब्जॉर्ब तो कर लेती हैं, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, शॉर्ट वेव फॉर्म में रहती है, बट वो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, रीरेडिएट होकर जब जाती हैं, तो इन गैसेस के द्वारा उसको सोख लिया जाता है, और जिसके कारण जो है एटमॉस्फेयर में तापमान जो वृद्धि हो जाती है। बढ़ते तापमान के दुष्प्रभाव अब साफ नजर आने लगे हैं। तो इसके कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है तो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं सूखा आपको अचानक से पूरा ड्रॉट होता है, वो कंडीशन बढ़ जाती है, कहीं पे बारिश होती है तो एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, शॉर्ट टर्म फ्लैश फ्लड काइंड ऑफ रेन हो जाता है कि जैसे आप देखेंगे अचानक 1 घंटे में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी। इसके अलावा तापमान में आप वृद्धि देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ हीट वेव डेज है वो बढ़ गया है, आप देखेंगे नाइट का टेम्परेचर भी है उसमें भी वृद्धि हो गया है। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है रिलेटेड टू जैसे कि बारिश से संबंधित, तापमान से संबंधित, उससे वृद्धि होती है। मौसम का चक्र बदल रहा है, जिससे खेती और खेती पर आश्रित जीवन, साथ ही साथ जल के स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीवों का भी अस्तित्व खतरे में है और लगातार स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सवाल ये है कि आखिरकार तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? मानव जनित गतिविधियों ने पूरे इकोसिस्टम के साथ साथ हमारे वायुमंडल की संरचना को ही बदल दिया है। बिल्कुल, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट पड़ता है जब बढ़ेगा तो अनेक तरह के, जैसे कहीं कहीं फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, कहीं पे आप देखेंगे बाढ़ अचानक से आ जा रहा है, तो इसके कारण जो बैलेंस है हमारे यहाँ पूरे प्राकृतिक में, जैसे कि रेनफॉल का जो साइकिल आता था मानसून, जैसे हमें पहले बहुत दिनों तक रेन होती थी, इसके अलावा जैसे ड्रॉट की कंडीशन बहुत कम रहती थी, वो सब चीज़ें जो है तो बढ़ जाएगी। ये प्राकृतिक के जो स्टेब्लिश बैलेंस है, जैसे हमारा वाटर साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इन सब चीज़ों को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इस बदलते हुए तापमान को कैसे रोका जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तापमान में वृद्धि को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यह न केवल हमारे वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी और उपयुक्त जीवन शैली प्रदान करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। पेड़ पौधे लगाना ही एक ऐसा कार्य है जिससे हम समग्र रूप से अपनी धरती को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग पे देखी ये रिपोर्ट, और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर इज़ अ न्यू नॉर्मल। हाँ जी, यही हो रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर की अब आपको और हमें आदत हो गई है। ये हाल हो गया है कि आगे आने वाले समय में भी अगर हम समझदारी नहीं दिखाएंगे तो ऐसे ही पृथ्वी जो है वो लगातार गर्म होते रहेगी, जिससे आपका एसी भी जो है वो आगे चलकर काम नहीं करने वाला है ना पुष्पिता? एकदम सही कहा रचना आपने। तो यहाँ जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो भाई अब जो है वो दिल कर रहा है कि कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ अच्छा सुनने का दिल कर रहा है। और सुबह सुबह तो एक भजन हो जाए तो फिर मन पूरा एकदम प्रसन्न हो जाता है। बिल्कुल। तो सुबह की शुरुआत जब हमने सुविचार से की, तो सुबह की शुरुआत आप जानते हैं कि वो भजन से भी होती है तो दिन बन जाता है। तो आज हम एक भजन सुनने वाले हैं एक बेहद ही खास मेहमान से, तो वो हमें भजन सुनाने वाली हैं। आप सुनिए और लुत्फ उठाइए। जानकी नाथ। वाह, क्या बात है। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक,
तेरो राहु केतु की नाहि गम्यता, राहु केतु की नाहि गम्यता, संग शनिचर होत उचेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं विभा सिन्हा जी। विभा सिन्हा जी के बारे में बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। फॉर्मर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी बिहार संगीत नाटक एकेडमी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर से हैं। और विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रचना, मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। कार्यक्रम की इतनी सुंदर शुरुआत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही प्यारा गाती हैं आप। और संगीत की अभी हम बात कर रहे थे, मैं और पुष्पिता, और जब भी बात संगीत की आती है तो लगता है कि कुछ अच्छा सुने। तो आप संगीत से कब से जुड़ी? क्योंकि एक छोटी विभा के दिमाग में कब संगीत आ गया? क्योंकि विभा जी के बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक और बात मैं उनसे जोड़ना चाहती हूँ कि लोग उन्हें जयप्रकाश नारायण की बेटी के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि कहाँ जयप्रकाश नारायण की बेटी, वो संगीत में कहाँ आ गई, वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं गई? बचपन मेरा गुजरा महिला चरखा समिति में, जो जिसके स्थापना जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती दीदी ने, दादी जी ने की थी। हम लोग उनको दादी जी कहते हैं। अच्छा। तो वहाँ आने की शुरुआत हमारी जो हुई, मेरे फादर सोशलिस्ट थे और नेशनल लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे और जेपी के बहुत क्लोज सहयोगी मित्रों में से एक थे। काफ़ी सानिध्य था उनका। और बहुत बचपन में उनकी मृत्यु के बाद 3 बहनें हम हैं और मेरी माँ बहुत छोटे छोटी उम्र में हम लोगों को लेकर के महिला चरखा समिति में आई। बहुत संघर्ष भरे दिन थे वो। मेरी माँ ने पिता के रूप में हम लोगों का पालन पोषण किया और वो इसलिए भी कर सकी क्योंकि उस समय में आप समझ सकती हैं कि परिवार का कितना विघटन, एक पति के चले जाने पे और 3 बेटियां हों, उस माँ को कैसा लगेगा और कैसे वो जीवन यापन उन्होंने किया होगा। पर ये मैं कहते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि उस समय भले लोगों ने साथ छोड़ दिया, पर मेरे ननिहाल परिवार ने, उनके भाई ने, मेरे मामा ने और उनका पूरा परिवार मेरी माँ के साथ खड़ा रहा। और आज हम लोग यहाँ पे हैं तो बस देन उन्हीं की। और जयप्रकाश नारायण के यहाँ जब मैं आई तो बचपन तो उनके साथ गुजरा। उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को देखने का सौभाग्य हुआ, आश्रम में रहने का सौभाग्य हुआ। और बचपन से संगीत में मेरी रुचि थी क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते भी थे, बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते थे। यानी संगीत आपको विरासत में मिला है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। उन्होंने सीखा नहीं था, पर वो प्रकृति प्रदत्त चीज थी उनके लिए जो वो करते थे। तो मुझे लगता है कि शायद विरासत में ही मिला, क्योंकि हम तीनों बहनें अच्छा गाती हैं। मेरी दोनों छोटी बहनें भी अच्छा गाती हैं। तो चूंकि मैं इस फील्ड में आ गई खुलकर, बिल्कुल। हाँ, तो उनको भी लगा कि हाँ ये गाती है तो इसको गाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी, उनकी भी प्रेरणा मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मेरी माँ की मिली। उन्होंने मुझे म्यूज़िक स्कूल में बचपन में ही दाखिला दिलाया। अच्छा विभा जी, आपने जो कहा वो तो मैंने सुना और दर्शकों भी ने सुना। आपकी जर्नी बिहार नायक संगीत में कैसे जुड़ी और आपने उस संस्था में जुड़ के क्या क्या किया? बिहार संगीत नाटक एकेडमी में जुड़ी 1992 में। उस समय मैंने ज्वाइन किया। उसके पहले मैं कॉलेज में म्यूज़िक पढ़ाती थी। अच्छा। और मैं जब सरकार में आ गई तो बिहार संगीत नाटक एकेडमी में मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। पहले गई तो थोड़ा संकोच था, क्योंकि सीधा म्यूज़िक पढ़ाते पढ़ाते मैं अफसर के इसमें चली गई, ग्रेड में चली गई, तो थोड़ा था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने उसे आत्मसात किया, मैंने उसे सीखा। और उसके बाद मुझे आगे चल के इतना काम करने का मौका मिला फील्ड में सरकार के द्वारा
कि फिर मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप में सीखती चली गई। क्योंकि जयप्रकाश नारायण भी एक बात कहते थे कि जो किताब से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है वो घूमने से और लोगों को जानने से, लोगों के बीच रहने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताब से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो मैंने काफ़ी काम किया उसमें मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री भी बनाई बिहार संगीत नाटक अकेडमी में सरकार के सहयोग से, और एक मैंने बनाया बेटियों पर आधारित सोहर से समदाउन तक जो डॉक्यूमेंट्री है, मिथिलांचल के पारंपरिक गीतों पर है वो। और एक हमने वहाँ बनाया, कॉन्सेप्ट मेरा ही था, पच बजना, जो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है शादी ब्याह में। शादी ब्याह के मौके पे अगर आप देखें तो पारंपरिक चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलीवुड ने उसकी जगह ले ली है। उनकी जगह बॉलीवुड ने ले ली, गीत संगीत उनकी जगह डीजे ने ले ली। जी बिल्कुल। अब गीत संगीत बिल्कुल खत्म हो गया। अब फिल्मी गाना बजाइए, थोड़ा बस डीजे चलाइए और शादी संपन्न है। एकदम सही कहा। तो उस परंपरा को जोड़ने का काम हमने जरूर किया उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, कि एक मटकोर वगैरह जो होता था, जो आजकल बहुत कम लोग जानते हैं करते। अब जैसे अरेंज मैरिज जब हो तो थोड़े से रिचुअल्स देखने को भी मिल जाते हैं, लेकिन जो कोर्ट में शादी हो जाती है, जो मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसमें तो ये भी रिचुअल्स देखने को नहीं आजकल मिलता है। तो ये बात है कि मेरे मन में ये बात आई कि बिहार संगीत नाटक एकेडमी में रह करके उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने की बहुत आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 विषयों पे काम किया, पच बजना पे और सोहर से समदाउन। और बहुत शानदार काम किया है विभा जी ने, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 30 साल तक आपने सेवा दी है और 30 साल लगातार आप काम करते रही हैं। इस बीच एक और बात जानना चाहती हूँ मैं कि आपने कई सारे किताबों का भी संपादन किया है, आप बाहर विदेश यात्रा पर भी गई। कैसा रहा है अब तक का सफ़र आपका? किताबों का संपादन हमने तो, मेरे मन में आया कि 100 साल जब जयप्रकाश नारायण के पूरे हुए तो मुझे लगा कि बचपन उन्हीं से मेरा सुदृढ़ हुआ और फलीभूत भी हुआ इस सोशल मतलब समाज में हमारा। तो उनके प्रति मेरी एक श्रद्धांजलि हुई। पहली किताब मैंने लोक दृष्टि में जयप्रकाश का संकलन और संपादन किया, जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। उसका विमोचन पटना पुस्तक मेले में हुआ था। उसके बाद हमने ठुमरी पे सीनियर फेलोशिप किया भारत सरकार से, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी का इतिहास जी। तो ठुमरी में पे हमने काम किया। और अभी मैं रिटायरमेंट के बाद काम कर रही हूँ जो आज़ादी के 100 साल पूरे हुए और जो सेलिब्रेट हुआ 75वां जो सेलिब्रेट हुआ 75 साल पूरे होने के बाद, उसमें हमने 1857 से लेके 1947 तक के बीच के गीतों का संकलन किया है, जिसमें चरखा गीत भी है, आंदोलन के गीत भी हैं, 42 के जितने भी नायक नायिकाएं हैं उनकी चर्चा भी है। और हमारे देश में जितने भी प्रतिष्ठित कवि हुए, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, वणेश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा, उन सबों के देशभक्ति गीतों को हमने इसमें समाहित भी किया। ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल भरा काम बहुत रहा, मुश्किल भरा काम था, बहुत मुश्किल भरा काम रहा होगा, क्योंकि जो ड्यूरेशन आपने लिया है वो ड्यूरेशन अभी भी है, क्योंकि अभी किताब अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होने के लेकिन क्रम में है। मुझे लगता है कि इस वर्ष मैं पूरा कर लूँगी उसको। तो जैसा विभा जी आपने बताया कि ठुमरी पे आपकी बहुत पकड़ है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप 2 लाइन इस पे गुनगुना के कुछ बताएं, सुनाए कुछ। देखिए, पकड़ तो मैं नहीं कहूँगी कि अभी सीख ही रही हूँ, पढ़ रही हूँ। और ठुमरी पे हमने जो सीनियर फेलोशिप किया है, तो चूँकि पकड़ इसलिए नहीं कहूँगी कि प्रैक्टिस में म्यूज़िक के नहीं हूँ, हाँ बोलती ज़रूर हूँ, मैं म्यूज़िक पे बात करती हूँ। अभी नाद और संवाद पे मैंने बात की थी सुबह बनारस में, और अभी NSD में हमारा एक सेमिनार था, उसमें हमने बात की थी नाट्य शास्त्र में जो प्रयोगात्मक चीज़ें हैं, जो हमारे संगीत से और नाटक से जुड़ी हुई प्रयोगात्मक चीज़ें हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। अच्छा। उसमें सेमिनार किया था। लेकिन फिर भी ठुमरी या दादरा कुछ भी एक छोटा सा 2 लाइन हमारे दर्शकों को जरूर जरूर। एक राग देश में मैं दादरा सुनाना चाहूँगी। सावरो मोरी बहिया गहोना, सावरो मोरी बहिया गहोना, बहिया गहोना मोरी
गहो ना सावर मोरी बहिया गहो ना। जो तुम श्याम मोरी बहिया गहत हो, जो तुम श्याम मोरी बहिया गहत हो, रीत छोड़ अनरीत करो ना सावरे मोरी बहिया गहो ना सावरे मोरी बहिया गहो ना। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत विभा जी। और बिना साज के इतना सुंदर गाना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल तो है, हाँ, मुश्किल आप तो इतना है। अच्छा, इतना प्यारा गा रही हैं। और बिहार संगीत नाटक अकादमी की हमने चर्चा की, लेकिन आपके गृहस्थ जीवन की चर्चा हमने नहीं की। तो गृहस्थ जीवन कैसा है, नाती पोते कैसे हैं आपके, कैसा है घर आपका? मेरा घर, मैं क्या बताऊं, आज के ज़माने में बड़ा यूनिक घर है। क्योंकि मैं जिस घर में रहती हूँ जॉइंट फैमिली है, तो हमेशा बहुत अच्छा लगा, कभी अकेला नहीं लगा। मेरे हस्बैंड 2 भाई एक साथ रहते हैं, एक भाई तो रहे नहीं, ससुराल पक्ष की मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल। और मेरी तो दुनियादारी के हिसाब से कहिए तो एक ही बेटी है। अच्छा। पर उनके छोटे भाई की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो हम लोग सब साथ रहे और बहुत अच्छे से निर्वहन किया हम लोगों ने, एक साथ का बहुत प्यार से रहे। और मैं इतना जो कर पाई हूँ, मैं कहते हुए मुझे बहुत फख्र होता है कि मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ ने तो साथ दिया है, मेरे पति ने भी तो बहुत साथ दिया, लेकिन मेरे परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि उनका पूरे परिवार का अगर साथ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो बहुत सुखी परिवार और बहुत स्वस्थ और अच्छा परिवार में से मैं आती हूँ। और काफ़ी इंजॉय हम लोग करते हैं एक साथ, शादी ब्याह में या कोई भी छोटे छोटे से रिचुअल्स में भी। छठ हुआ, दिवाली हुआ, दिवाली छठ के मौके पर भी हम लोग सब एक साथ जुड़ते हैं। जैसे अब सावन में कभी वो झंडे की बात होती है, जो झंडा हनुमान जी का लगता है, तो सब छोटे छोटे इसमें भी हम लोग साथ जाते हैं घर। और गांव में बहुत एंजॉय करते हैं। तो परिवार की जहाँ तक बात है, तो परिवार के मामले में बहुत लकी हूँ इस मामले में। तो संगीत में जैसा कि आपने कहा कि आपकी माँ ने आपकी बड़ी मदद की, जैसा कि अभी आपने चर्चा की कि आपके पति ने, आपकी सास ने बड़ी आपके पीछे बहुत लगन से और मेहनत से वो लोग भी लगे रहे, बहुत लगे तो रहे। रिटायरमेंट के बाद ये जो आपका काम है वो जारी है? जारी है। अभी भी उनका साथ है, हमारे पति का, और परिवार का भी साथ है, जिसके चलते मैं काम अब कभी भी हो उनका बिल्कुल सहयोग रहता है कि भाई तुम्हारी इच्छा है तो जो करना चाहती हो वो करो। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे भी बहुत इनकरेज करते रहते हैं, मेरी बेटी वो बहुत इनकरेज करती रहती है कि तुम बैठो मत, कुछ करती रहो तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और एक कामकाजी महिला के लिए बहुत जरूरी है परिवार का सपोर्ट, जैसा बहुत जरूरी। बिना परिवार के सपोर्ट के, मैंने तो चूंकि काम काज करते हुए महिलाओं को देखा है, बिल्कुल, तो बहुत सारी महिलाओं को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कितनी कठिनाई का सामना इन लोगों को करना पड़ता होगा। और तब जब आपने एक अलग विधा चुनी, उस दौर में जब संगीत को लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे और महिलाएं संगीत के क्षेत्र में हैं तो उसे बहुत अच्छा नहीं मानते थे, तो मेरी प्रेरणा विंध्यवासिनी देवी रही, स्वर्गीय विंध्यवासिनी देवी पद्मश्री मेरी प्रेरणा रही। और उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए, बाहर की समाज की जब बात करूंगी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी। बहुत स्नेह उनका मिला मुझे, और उनके रूप को जब मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था वो सीधा पल्लू, वो हवाई चप्पल, और उसमें भी एकदम बिल्कुल गंवई रूप में बिल्कुल वो उतरती थी जी। और जो माधुर्य उनके स्वर में था, उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया। उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत आकर्षित किया। संगीत के क्षेत्र में देखिए, मैंने बिहार सरकार में बहुत सारे कार्यक्रम भी होस्ट किए, और इतने कार्यक्रम को होस्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला कि बहुत बड़े बड़े पंडित जसराज से लेकर पंडित शिव कुमार शर्मा, फिर अनूप जलोटा, फिर अमजद अली खान, सबों को होस्ट करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और इस फील्ड में, चूंकि ये मेरा फील्ड था, इसलिए मुझे सेटिस्फैक्शन भी बहुत था जॉब। बिल्कुल। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जितनी अच्छी दूसरी और कोई चीज नहीं होती, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। संगीत चूंकि मेरी, आपने जैसा कहा कि विरासत में मिला, मैंने संगीत में MA भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो विषय मैंने चुना और जिस विषय पे मैं आगे बढ़ी, उसी विषय पे मैंने आगे काम भी किया।
तो विभा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा इतनी अच्छी बातें बताई, इतना सुंदर भजन आपने सुनाया, दादरा सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दूरदर्शन में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, और पटना दूरदर्शन का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो दर्शकों, विभा जी से अभी हम बात कर रहे थे, और यहाँ बहुत ज़रूरी है एक बात ये भी समझना कि जब भी बात हम करते हैं गीत संगीत की, भी हम बात व्यक्ति की करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है वहाँ पे ये भी समझना कि सुंदरता जो है वो संगीत में भी है, और सुंदरता जो है वो रूप में भी है। जिस रूप की सुंदरता की हम बात करते हैं, तो उस रूप की सुंदरता की आज हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है मेकअप मिरर। तो देखते हैं मेकअप मिरर में आज क्या कुछ है खास। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ऐसा बंदा सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा बंदा सवरना, ऐसा बंदा सवरना। So आज के हमारे एक्सपर्ट हैं द वेरी वेल नोन सान्या। Come on, let's have a chat. Hi Sanya. Hi. It's been 8 years now that I'm working as a makeup artist. में हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है, और 8 साल हो गए हमें ये करते करते। बहुत ब्राइड्स हम रेडी करते हैं। What are the steps that includes like in the beginning of the makeup? So सबसे पहले आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो। उसका मतलब आप स्किन को अच्छे से स्क्रब करके क्लीन करोगे, फिर आप क्लेंजिंग करोगे, टोनिंग कर सकते हो एक अच्छे रोज वाटर टोनर से, आप मॉइस्चराइज कर सकते हो अच्छे से, आप प्राइमर्स यूज कर सकते हो, पोर परफेक्टर्स यूज कर सकते हो। सो बेसिकली व्हाट इट डज, इट एक्चुअली टाइटन्स योर पोर्स, जिसकी वजह से आपका फेस स्मूथ लगने लगता है। और उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज करो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आपकी जो स्किन है आप उसको क्लीन भी कर रहे हो, पर साथ साथ हाइड्रेट भी कर रहे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सफोलिएशन, जिससे आपका बेस अच्छा बनता है। तो एक्सफोलिएशन के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप स्क्रब्स यूज कर सकते हो, क्रीम बेस, जो कि नरिश भी करें साथ साथ, और सेकंड आप एक्सफोलिएटर यूज कर सकते हो जो वाटर बेस होते हैं। उनको जैसे आपको कॉटन पे लेना है और आपने अपने फेस को क्लीन करना है। So whenever you are starting your makeup, make sure that your brushes should be clean. Never use used brushes. What is the difference between body base and face foundation? So जब भी आप फेस के फाउंडेशंस यूज करते हो, तो उसके लिए तो आपके पास काफी सारे बॉटल्स, लिक्विड या आप क्रीम यूज कर सकते हो, राइट? बट जब भी आप बॉडी बेस कर रहे हो तो कभी भी सेम प्रोडक्ट मत यूज करो। आप जब भी बॉडी बेस कर रहे हो तो आप क्रीम मॉइस्चराइजर्स के अंदर थोड़ी सी 1-2 ड्रॉप लिक्विड फाउंडेशंस की ऐड कर लो, या आप हाइलाइटर्स भी ऐड कर सकते हो लिक्विड, एंड देन सी द रिजल्ट। ऐसा लगेगा आपने नेचुरल, आपकी बॉडी बस शाइन कर रही है। अगर किसी का फेस थिन है तो आप कभी भी उस पर कॉन्टोरिंग मत करो, अदरवाइज वो और ज़्यादा शार्प लगेगा। अगर किसी का फेस बहुत स्लिम है तो आप उसको एप्पल ऑफ द चीक पे ब्लश करके थोड़ा बिगर लुक दे सकते हो। और दूसरी चीज़, आप फाउंडेशन अगर लगा रहे हो फेस पे तो थोड़ा नेक पे भी उसी को लगा लो। कैसे फाइनलाइज करते हैं कि हमारा शेड कलर क्या होना चाहिए फाउंडेशन का? सबसे पहले आपको यहाँ पे इस एरिया, जॉ लाइन से हल्का सा अप एरिया पे आप इसको अप्लाई करके देखो। अगर आपको लगता है कि ये मेरे फेस से मैच कर रहा है तो आप उस फाउंडेशन को चूज करो। एक और टिप मैं दूंगी, अगर आपका शेड गलत आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि एक फाउंडेशन लाइट आ गया तो मेरा फाउंडेशन वेस्ट हो गया, एक डार्क ले आओ, उसको मिक्स कर दो, अपना शेड बनाओ और लगाओ। What kind of brushes should people use while applying foundation, or maybe we are talking about concealer? अगर मैं अपनी ट्रिक शेयर करूं आपके साथ तो मैं ब्रशेस से ज़्यादा ब्लेंडर्स यूज़ करना पसंद करती हूँ। जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करके अपना बेस सेट करते हो तो आपका जो बेस है वो और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा नेचुरल लगता है। गो फॉर ब्लेंडर, एक बार चेंज करके देखो एंड आप मुझे थैंक करोगे। जिन लोगों को सेंसिटिव स्किन का इशू है उनके लिए what tips do you have?
ट्राई टू यूज ऑलवेज डिस्पोजेबल ब्लेंडर्स। एक बार यूज किया और उसके बाद आप उसे थ्रो कर सकते हो। और अगर सेंसिटिव आपकी स्किन है तो हमेशा डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। तो मेकअप मिरर में अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट हमारी, और पुष्पिता आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ओहो, क्या और बात है रचना। प्रिटी आई मेकअप है आपका, बहुत सुंदर लग रही हैं। पिंक आप पर बहुत खिल रहा है। और इसी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि भाई सुंदरता जो है ना, वो हमेशा कहते हैं कि वो अंदर से आती है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर से आप नेचुरली सुंदर दिखते हैं। लेकिन आज के समय में अच्छा दिखना एक ज़रूरत हो गई है, और मैं कहूँ तो मजबूरी भी हो गई है कि आपको हर जगह पुट टुगेदर दिखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम मेकअप मिरर सेगमेंट में एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं जो बहुत सुंदर लग रही हैं, जो हमारे सामने बैठी हैं। और चूँकि वो हमारे सामने बैठी हैं तो हमारी आंखें चौंधिया रही हैं उन्हें देख करके। हमारे साथ हैं आज मेकअप आर्टिस्ट मोनिका सिन्हा जी। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद और यहाँ बुलाने के लिए। और आप भी बहुत प्रीटी लग रही हैं, आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं। हम वहाँ बैठ के आप दोनों को ही कब से देख रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच मोनिका जी। और लाल साड़ी आप पर बहुत अच्छी लग रही है, पहली बात। और दूसरी, लेकिन एक जो मेकअप से जुड़ी हुई एक जो बात है, मैं कहूँ कि मेकअप से जुड़ी हुई बातों में बातें कम, भ्रम ज़्यादा है, मिथ ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं कि मेकअप की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेकअप आज के समय में कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है? मेकअप बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छी भी हैं तो भी थोड़ा बहुत मेकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो किसी का भी आई मेकअप, अगर आई अच्छा है तो आई मेकअप इन्हेंस करने के लिए आई मेकअप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बिफोर मेकअप देख लीजिए, एक आफ्टर मेकअप देखिए, डिफरेंस आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो जब भी हम मेकअप करें तो कोई भी कैसा भी हो, लेकिन मेकअप एक तो ज़रूरी है। या फिर आप लाइट मेकअप रखें या हैवी मेकअप रखें, स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप करें। जब भी मेकअप करें, ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का अप्लाई करें। या फिर अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई में आप ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर करें अप्लाई। अगर आप डे में जा रही हैं तो सन स्क्रीन को अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। सन स्क्रीन अपने फाउंडेशन से पहले अप्लाई करें और उसके बीच में 10-5 मिनट का ड्यूरेशन रखें। उसको पूरा प्रेप होने दें, स्किन पे एब्जॉर्ब होने दें। उसके बाद ही आप बेस या फिर प्राइमर अप्लाई करें। प्राइमर अप्लाई करने के बाद फिर आप फाउंडेशन अप्लाई करें। 5 मिनट का वो ड्यूरेशन रखेंगे सब में। उसके बाद आई मेकअप हो गया। आई मेकअप जब भी करें, अभी स्मज का काफ़ी ट्रेंडिंग है। जैसे आई लाइनर लगा के ऐसे नहीं छोड़ना है। आई लाइनर, जेल आई लाइनर लगाने के बाद उसको आप आई शेडो से स्मज कर सकती हैं, तो उससे एक नेचुरल दिखेगा और आईज भी थोड़ा डेप्थ दिखेगा। अगर आपकी छोटी आईज है तो थोड़ी बड़ी दिखेंगी, बड़ी है तो उसको छोटा भी कर सकते हैं हम। बहुत बड़ी किसी की है तो उसको छोटा भी दिखा सकते हैं। तो इस पर काफ़ी तो मोनिका जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि बहुत सारी लेडियाँ तो जॉब तो वगैरह करती हैं और फिर जॉब वाले तो कर लेते हैं जल्दीबाजी से। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं वो लोग जल्दी से मेकअप करके और अच्छे लगे, जल्दी भी मेकअप हो जाए, सुंदर भी लगे, क्योंकि वो लोग तो कामकाजी है, वो तो उतना टाइम मेकअप पे दे नहीं सकते। तो वो क्या मेकअप करे जो कि उनकी मेकअप जो है वो बहुत जल्दी हो जाए? बहुत ऐसा है, जैसे वही हम बता रहे हैं। जैसे आप एक सीटीएम होता है, क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो तो हो गया, एवरीडे रोज़ लोग करते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत जल्दी निकलना है कहीं बाहर, तो आप जैसे अभी सन स्क्रीन में ना आपको बेस एड मॉइस्चराइजिंग भी आ रहा है, तो सन स्क्रीन वैसा अप्लाई करें जिसमें थोड़ा बेस भी हो। उसको जल्दी से अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही आपके बेस में सन स्क्रीन भी रहेगा, मॉइस्चराइजर भी रहेगा और प्लस बेस भी रहेगा। उसको अप्लाई करने के बाद जल्दी से आप कम्पैक्ट से अपने बेस को लॉक करें। उसके बाद आप काजल लगा सकती हैं, पतला लाइनर लगा सकती हैं। लाइनर लगाने के बाद थोड़ा सा स्मज कर लीजिए। मस्करा को कभी ना भूलें, मस्करा लगाने से आईलैशेस बहुत अच्छे दिखते हैं। अगर काजल नहीं लगाना है तो लगा सकती हैं। अभी समर में आप लिप कलर को जितना न्यूड रखें तो अच्छा रहेगा। अगर अभी इवनिंग में जा रही हैं तो थोड़ा ब्राइट रख सकती हैं।
अगर डे में निकल रही हैं तो जितना न्यूड रखें, पीच रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोनिका जी, वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है और आई एम श्योर आपका काम भी बहुत बढ़ने वाला होगा अभी से। तो वेडिंग सीजन में पार्टी मेकअप किस तरीके का होना चाहिए? क्योंकि जो ब्राइड हैं उनके लिए तो आप स्पेशलिस्ट होते ही हैं जो उनका मेकअप करते हैं, लेकिन एक जनरल जब हम घर में रहते हैं और हमें बहुत क्विकली एक पार्टी में जाना है तो हम कैसा मेकअप कर सकते हैं? स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पार्टी जनरली हमारे यहाँ नाइट में होता है तो उसमें पार्टी मेकअप भी थोड़ा आप हैवी कर सकती हैं। नाइट में इंडोर है, आउटडोर जा रही हैं, इनका ध्यान रखेंगे। अगर इंडोर में है तो आपका प्रॉपर एसी है तो आप वहाँ थोड़ा ब्राइट मेकअप कर सकते हैं समर में। तो स्किन के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, क्या ड्रेस आप पहन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिमरी कर सकते हैं, ग्लिटरी को थोड़ा सा नहीं करेंगे और सिमर, हाँ तो ग्लिटर सिमर कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। हैवी थोड़ा मेकअप कर सकते हैं अगर नाइट में आपको जाना है तो। और मोनिका जी, जो ये एक वर्ड अभी चलते आ रहा नो मेकअप मेकअप लुक, वो बहुत लोग उसे जानते नहीं है, तो ये वर्ड क्या है, ये दर्शकों को समझाए कि नो मेकअप मेकअप लुक क्या है। नो मेकअप लुक जैसे जो भी करेंगे न्यूड शेड में करेंगे। मेकअप तो करेंगे, मेकअप तो बेस लगेगा तभी तो आपके स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के प्रॉब्लम नहीं होते, बहुत लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, तो जो भी पैचेज है, स्किन पिगमेंटेशन है या फिर जो भी ब्लेमिशियस है उसको हाइड करने के लिए बेस तो लगाएंगे, अप्लाई होगा, बट सब न्यूड में होगा। जैसे आप आई मेकअप है उसमें पीच रखेंगे या फिर लाइट ब्राउन शेड रखेंगे, मेकअप होना चाहिए। हाँ, और लिप कलर है आप पीच न्यूड में रखेंगे। नो मेकअप लुक वही है, मेकअप तो करेंगे बस वो न्यूड होना चाहिए। अच्छा, न्यूड में। हाँ, अच्छा मोनिका जी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि हर कोई अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन कैसे चूज करे, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सवाल है महिलाओं का, और कई सारी महिलाएं तो स्विच कर गई हैं बीबी क्रीम और सीसी क्रीम पर। तो फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें? फाउंडेशन जब भी हम ले तो 3 शेड में जनरली सारे कंपनी के फाउंडेशन आते हैं, तो आप जब भी लें उसको करके आप अपने चीक बोन्स पे या फिर जॉ लाइन पे देख सकते हैं, या फिर अगर और अंडरटोन भी होना चाहिए, अंडरटोन का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आपके अंडरटोन वार्म है या फिर कूल है या फिर न्यूट्रल है, तो ये इसे कैसे पता कर सकते हैं? इस वेसल से पता कर सकते हैं। अच्छा, अगर ब्लू है, ग्रीन, हाँ ब्लू है, ग्रीन है, इससे अगर वार्म, या फिर आप ड्रेस देख सकते हैं, एक तरफ येलो एक तरफ आप वाइट या सिल्वर रख के देख सकते हैं कि आप पर क्या जच रहा है। जैसे इनका वार्म टोन अच्छा लग रहा है, आपका भी वार्म टोन अच्छा लग रहा है, तो आप ऑब्वियसली वार्म टोन की तरफ हैं, माने वार्म जो भी टोन होगा वो आपको सूट करेगा। ओके। तो ये बहुत एक अगर दोनों अच्छा लग रहा है तो न्यूट्रल है, दोनों सूट कर रहा है तो आप पे न्यूट्रल टोन है आपका। तो मुझे लगता है आपका बहुत न्यूट्रल टोन है, क्योंकि मुझे लगता है आप पे सब कुछ अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो आई एम श्योर आप समझती हैं इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से। एक और सवाल है जो शायद महिलाओं का सवाल नहीं है, ये पुरुषों का सवाल है कि पुरुष भी आज के समय में मेकअप करना चाहते हैं, वो अच्छा दिखना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, और वो हाइड करना चाहते हैं, एटलीस्ट जब अगर वो पार्टी में जा रहे हैं, या कई सारे ऐसे प्रोफेशनल वर्क हैं जहाँ पे मेकअप बहुत मैंडेटरी हो जाता है। तो पुरुष अपनी मेकअप किट में क्या ऐड कर सकते हैं? मेकअप में सब उनका न्यूट्रल रहेगा, न्यूड शेड रहेगा। जैसे जो भी स्किन पे तो उनको भी प्रॉब्लम होते हैं, हमसे थोड़ा कम होता है उनका आई, आप जब भी देखेंगे तो उनका अंडर आई हम लोग जैसा नहीं होता है, उनका अंडर आई सही रहता है। तो जब भी हम बेस अप्लाई करेंगे तो उनके स्किन के अकॉर्डिंग लाइट शेड फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग को बहुत अच्छे से वेट करेंगे, तब जाके ब्लेंड करेंगे कि अच्छे से फ्लॉलेस बेस आए। और उसके बाद सब कुछ इन्हेंस लाइट रखेंगे। आप आईब्रो भी वो करते हैं, आईब्रो भी उनका इन्हेंस करेंगे। लिप में भी वो आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं और अच्छे से बस पाउडर से लॉक करेंगे, ब्लशर वगैरह यूज नहीं करेंगे। अगर मीडिया में काम कर रहे हैं तो ब्लशर भी अप्लाई करते हैं, तो काजल उजल तो लगाएंगे नहीं लड़की को, और बहुत लाइट में उनका सब कुछ मेकअप होगा। उनको बस अपने स्किन को एक नेचुरल फिनिश देना है। हाँ, नेचुरल फिनिश के लिए ही ये था। मोनिका जी, अभी हम आपके साथ एक क्विक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हो सकते हैं हमारे जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया होगा। तो आज हम मेकअप का A to Z सीख रहे हैं मोनिका जी के साथ। तो रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। बहुत क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे,
पूछेंगे, बहुत क्विकली आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं देंगे हम बहुत ज़्यादा। तो बहुत साधारण से सवाल हैं। तो एवरीडे मेकअप के स्टेप्स बताइए। डैबिंग करेंगे अच्छे से, क्योंकि डैबिंग से क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपका बेस अच्छे से फ्लॉली बेस सेट होगा। तो डैबिंग जब भी करेंगे हम ब्लेंडर से तो अच्छे से डैबिंग करेंगे। बहुत लाइट वे में होना चाहिए, लेकिन अच्छे से होना चाहिए कि बेस अच्छे से सेट हो जाए। और एक CTM से पहले हमारा फेस भी सही से डेड रिमूव होना चाहिए, डेड सेल्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो अलग से है, जैसे आप क्लीनअप या फेशियल करा सकते हैं। मोनिका जी, वाइली स्किन, बहुत सारे लोग के वाइली स्किन होते हैं, तो वाइली स्किन वाले कैसे प्रोडक्ट को यूज करें और कैसे वो अपना मेकअप करें, ये एक बताइए। हाँ, आइस क्यूब, मेकअप से पहले वो आइस क्यूब को रब कर सकते हैं, या फिर बॉल में आइस क्यूब ऐड करके वो थोड़ा फेस पे डिप कर सकते हैं। 2-3 बार डिप करके रख सकते हैं। उसके बाद वो टिश्यू से डैब करके उसके बाद वो मेकअप का स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जेल बेस मॉइस्चराइजर हो गया, जेल बेस फाउंडेशन हो गया, अप्लाई कर सकते हैं। वो प्राइमर अगर वाइली कहीं कहीं पार्टिकुलर एरिया में है तो वहाँ वो आप प्राइमर यूज कर सकते हैं। ओके, तो पुष्पिता ने तो अपना सवाल पूछ लिया कि उनकी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, तो बताइए कि ड्राई स्किन के लिए कैसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? ड्राई स्किन के लिए अभी समर में सबको, अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइजर युक्त सब कुछ करेंगे, जिसमें मॉइस्चराइजिंग ऑयल बेस हो। क्रीमी फाउंडेशन आप यूज कर सकती हैं, या फिर लिक्विड फाउंडेशन भी गर्मी के लिए सही है। आप ब्लेंडिंग अच्छी होना चाहिए। और जिसका ड्राई स्किन है वो टाइम टू टाइम क्लीन अप या फेशियल ले सकता है, मतलब स्मूथ फेस के लिए। तो हम लोग चौथा एक और है कि भाई आई मेकअप स्टेप्स बताइए वेरी क्विकली, कि बहुत आसानी से आई मेकअप तुरंत हो जाए। जैसे आप लाइनर लगाने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप काजल से आप लाइनर लगाइए, उसको ब्रश से, पतले ब्रश से उसे स्मज कीजिए। लाइट शेड का फाउंडेशन लिए, आई शेडो लीजिए, उसको काजल से स्मज कीजिए। वो बहुत अच्छा, आप देखिए घर पे जाके करके देखिएगा, बहुत अच्छा वो लुक आएगा। मतलब काजल से ही आपका आई लाइनर हो जाएगा। अगर जेल लाइनर है तो जेल लाइनर को अप्लाई कीजिए, उसके बाद वो आई शेडो, लाइट आई शेडो से स्मज कीजिए, और उसके बाद देखिएगा बहुत सुंदर आई मेकअप दिखेगा आपको। तो हम लोग ने तो पूरा फेस पे बात कर लिया, फेस पे कैसे अप्लाई मेकअप करना, हर चीज़। तो मुझे ये जानना है कि मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ बहुत जल्दी, या बहुत सारे जो महिलाएं होंगे वो जल्दीबाजी में है कि मुझे ऑफिस जाना, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या चीज़ वो रखे, किन किन चीज़ों को वो मेकअप बैग में रखे जो कि वो तुरंत कहीं भी रहे तो वो मेकअप कर सकते हैं? तो एक आपके पर्स में होना चाहिए, बैग में कॉम्पैक्ट तो रखिए। फिर आप मस्करा अप्लाई कर सकती हैं, मस्करा रखिए, कॉम्पैक्ट रखिए। और सबसे बाद रोज मिस्ट भी एक आता है, रोज मिस्ट अप्लाई कीजिए, तो उससे फ्रेश लुक लगेगा, आप मतलब फ्रेश लगेगा। टाइम टू टाइम रोज मिस्ट कर सकती हैं, या फिर आप फिक्सर भी आता है रोज मिस्ट जो स्प्रे होता है, उससे भी आपको फ्रेशनेस काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो आप वो रख सकती हैं अपने हेड में। ओके, और लिपस्टिक न्यूड अगर पसंद है तो न्यूड कर सकती हैं, अगर आपको, क्योंकि कई सारी महिलाएं हैं मोनिका जी जिन्हें मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाना आता है, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहती हैं कि जो सिर्फ लिपस्टिक ही लगाती है वो कौन से शेड्स अपने पास रखें? फैशन चलिए लिप ग्लॉस की, तो लिप ग्लॉस की भी क्या यूज है? वो भी लिप ग्लॉस जैसे बिल्कुल लाइट शेड में न्यूड देता है, जैसे आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना, बस नेचुरल दिखना है तो आप लिप ग्लॉस लगा लीजिए। और अगर आपको लिप कलर लगाना है तो लिप कलर के बाद भी जिसको ग्लॉसी लुक चाहिए तो लिपस्टिक के बाद भी लोग अब लिप ग्लॉस लगाते हैं, तो लिप कलर के बाद आप लिप ग्लॉस लगा सकती हैं। तो मोनिका जी थैंक यू सो वेरी मच हमारे स्टूडियोज आने के लिए, मेकअप का A to Z हमारे दर्शकों को सिखाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, जो आप बुलाए यहाँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपको मेकअप का A to Z सिखा दिया, लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको टाइम टू टाइम मेकअप करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन ब्रशेस उठाएंगे तो आप प्रो नहीं हो सकते हैं उसमें। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना पुष्पिता? एकदम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे ही देख लीजिए, मैं मेकअप के लिए 1 आवर पहले उठती हूँ, डेली करती हूँ, तो फिर जाके आज मैं मेकअप अच्छा कर पाती हूँ। तो मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, या किसी भी चीज़ के लिए, जीवन में हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना तो एक दिन आप भी मोनिका जी जैसे प्रो हो जाइएगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई मौसम का क्या हाल है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पुष्पिता को तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये भी एक कारण है। तो भाई गर्मी में आज का देखते हैं कि तापमान क्या है।
मिनिमम 30 डिग्री। दो दिन से लू नहीं चल रही है ना? लू नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्स प्री मानसून भी तो आई है ना, 2 जगह औरंगाबाद और कैमूर में आई है, तो थोड़ी राहत है कि हमें बिहार में बारिश की तो बहुत ज़रूरत है। मॉनसून की एंट्री हो जाने से हम सब बहुत खुश हैं। हमारे चेहरे पे आप ये स्माइल देख सकते हैं कि बारिश की हम सब कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे और कितना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और कब हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। और बहुत ज़रूरी है बारिश हमारे लिए और प्रकृति के लिए भी, मदर नेचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है बारिश। एकदम पानी तो लग रही है कि मिल ही नहीं रही है, दुनिया से चली जा रही है, ऐसी फील हो रही है। बहुत जरूरी है बारिश। जगहों पे आज के समय में हम देख रहे हैं कई सारे जगहों पे जो है पानी जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। और पटना जैसे शहर में जहां हम बड़े प्राउडली ये बात को कहते हैं कि भाई हम तो गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं और हमें पानी की क्या कमी हो सकती है, लेकिन कई सारे घरों में आप ये समस्या आमतौर पर सुन रहे होंगे कि वहाँ वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया है। तो पुष्पिता, इसी के साथ हमारे जाने का भी टाइम हो रहा है। जाने का टाइम हो रहा है। घड़ी की सुई जो है टिक टिक करके इशारा कर रही है कि हमें अब जाना है। तो भाई जाते जाते हम आपको अपना एड्रेस बताना चाहते हैं जिस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल करके आप जो भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, है ना? हाँ एकदम। तो हम अपना ईमेल आईडी बता दें? हाँ बता दीजिए। तो मैं बता दूं कि आप बताएंगी? आप बता दीजिए। अच्छा चलिए, मुझे मौका मिला है ईमेल आईडी बताने का। तो director@ddkpatna@gmail.com, इस पर आप अपनी सारी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। अगर आपको शो में कुछ अच्छा लगा तो भी बताइए, और कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो तो जरूर बताइए, वो तो जरूर बताइए, ताकि हम भी लगातार कोशिश करके अपने आप को अच्छा करते रहें आपके लिए। तो इसी के साथ हमारे जाने का टाइम हो गया है। बिहार बिहान देखने वाले सभी दर्शकों का हम दिल से फिर से धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार।